सुनाई दे रहा है कि आप भारत आदिवासी पार्टी से आपकी कहीं न कहीं नाराज़गी हो गई क्योंकि ऐसा लोग बता रहे हैं कि चुनाव आप लड़ने वाले थे, तो ये कहाँ तक सही? आपने जो सुना है वो भी लगभग सही ही सुना होगा। उधर बीजेपी से अनिता नागर सिंह चौहान जी और कांतिलाल भूरिया जी और इधर बालू सिंह गामड़ जी, तो क्या स्थिति बनने वाली इस लोकसभा चुनाव की? अदालत के अंदर में खड़ा करेंगे हम लोग। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बहुत है भारत देश के अंदर में। आपने सुना होगा मानव अधिकार 1, अनुसूचित जनजाति आयोग 2, राइट। इसके अलावा और भी बहुत सारी बेहिसाब ऐसी एजेंसीज हैं जो इनके ऊपर में कंट्रोल करेगी। तो 2 दिन पहले गुजरात गए थे और भारतीय ट्राइबल पार्टी के संस्थापक संरक्षक छोटू भाई वसावा वो पार्टी में शामिल और उसमें आप भी मौजूद थे, तो क्या बातचीत और किस विचारधारा से प्रभावित होकर के वो हमारी पार्टी में शामिल हुए? नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपका अपना दोस्त सज्जन कटारा। आज मैं अभी हमारे साथ में बैठे हुए हैं सेलाना से बीएपी के विधायक श्री कमलेश्वर डूडियार जी। उनसे चुनाव को लेकर के अभी कुछ ये बहुत चर्चाओं में थे, कुछ केसेस वगैरह को लेकर के। अभी लोकसभा चुनाव में बालू सिंह जी गामड़ को प्रत्याशी उतारा, फिर कुछ इनके बारे में भी कुछ अफवाहें चल रही कि ये बीएपी से कहीं ना कहीं थोड़ा सी नाराजगी वगैरह चल रही। तो ऐसे सारी जो भी बातें चल रही है लोगों के दिमाग में, उन सारी चीजों को हम लोग क्लियर करने के लिए और इनसे बातचीत करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो हमारे वीडियो में पूरा बने रहिए और जानिए कि ये क्या विचार रखते हैं और यहाँ के जो लोकसभा चुनाव है उसमें क्या स्थिति बनने वाली है और इनका क्या रोल रहेगा। ये सारी बातें हम आपसे इनसे करेंगे। तो सर, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी चैनल की पूरी टीम को। सर, सबसे पहले तो हम आपसे ये बात करेंगे कि हमने सुना है कि बालू सिंह जी गामड़ जो पेटलावद विधानसभा क्षेत्र के और वो पहले लड़े थे, 15,647 ऐसा कुछ वोट भी आए थे उनके। तो उनके चुनाव उम्मीदवार के रूप में घोषित होने के बाद में हमको कहीं ना कहीं ऐसा सुनाई दे रहा है कि आप भारत आदिवासी पार्टी से आपकी कहीं ना कहीं नाराजगी हो गई क्योंकि ऐसा लोग बता रहे हैं कि चुनाव आप लड़ने वाले थे, तो ये कहाँ तक सही? देखिए, ये आदिवासी पार्टी है और यहाँ जेएस की भी सारी टीम को पहले से पता है, लगभग 2 साल होने वाले हैं। आम राय बैठानी होती है, इसमें लोग अपने अपने इलाके से आते हैं और एक उम्मीदवार का चयन करते हैं सामूहिक तौर पर। ये सिस्टम है, हम इसको लगभग 2 साल होने वाले हैं। जिला पंचायत और सरपंच इस चुनाव भी हम लोग इसको अपनाए थे। इसमें ये चलता है कि उम्मीदवार लोग मिल के तय करते हैं। आपने जो सुना है वो भी लगभग सही ही सुना होगा कि मैंने ये कहा था कि इस रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर ये पूरी लोकसभा सीट है 3 जिलों की मिलकर के, 2.5 जिले हैं, आधा रतलाम और दोनों जिले पूरी रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर। इन 3 जिले में अगर कोई कैपेबल व्यक्ति नहीं है, कैंडिडेट सक्षम नहीं है, ऐसी परिस्थिति में आई विल कॉन्टेस्ट, मैं करूंगा। तो हमने बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढने के बाद में प्रत्याशी मिला है बालू सिंह गामड़ करके, झाबुआ जिले के पेटलावद में। झाबुआ तीनों जिलों के बीच सेंटर में है और वो जहाँ रहते हैं वो भी तीनों जिलों के बीच का ही उनका आवास निवास का पॉइंट है। तो मेरे ख्याल से अच्छे कैंडिडेट है लोकसभा। तो उनको आपका समर्थन है? हाँ, मैंने कहा दिया था मीटिंग में, तो मैं उपस्थित नहीं था, मैं बाहर था थोड़ा। मैंने फोन पर अपना पॉइंट, अपना व्यू रख दिया था कि मैं रतलाम से विधायक हूँ, इस जिले से, और इसी रतलाम जिले से 4 जिला पंचायत सदस्य हैं। जयस आदिवासी पार्टी के लोग एक ही है, और पॉलिटिकल और ये सोशल है जयस। और इसी हमारी सलानी विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत सारे सरपंच हैं। झाबुआ जिले में बहुत कमजोर है, अलीराजपुर भी कमजोर है। हमने सोचा कि झाबुआ या अलीराजपुर, उन 2 जिलों में से किसी एक व्यक्ति को अगर करते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, अभी लोकसभा चुनाव की बात करते हैं। अभी जैसे आपने बताया कि मेरे समर्थन से है और मैं भी जिस दिन मीटिंग में नहीं आया मैंने बाय कॉल उनको बता दिया था कि मैं आई विल सपोर्ट यू। तो क्या लगता है, उधर बीजेपी से अनिता नागर सिंह चौहान जी और कांतिलाल भूरिया जी और इधर बालू सिंह गामड़ जी, तो क्या स्थिति बनने वाली इस लोकसभा चुनाव की? इस वाले लोकसभा में पहले भी कह चुका हूं कि चुनाव हम लोकसभा सीट जो है रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, इस सीट को हम लोग जीत लेंगे। इसके लिए हम लोग पिछले कई सालों से, ये मान के चलो कि 5 से 7 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं इस पूरी सीट पर, रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर 3 जिलों के। तो मैदान तैयार कर रखा। आज की तारीख में अगर आप वोटिंग करवा लोगे, मेरे ख्याल से 5 लाख तक का आंकड़ा पहुंच जाएगा। तो अभी तो हमने उम्मीदवार अभी 2-3 दिन पहले तय किया है। अभी हम लोग अपना वो चल ही रहा है, प्लान ही चल रहा है अभी हमको किस तरीके से कैंपेनिंग करनी है और कैसे गांव तक हर वोटर तक पहुंचना और अपने आइडियोलॉजी और अपना जो एजेंडा है पार्टी का, चुनाव का जो है वो पहुंचाना है। तो इस हिसाब से मैं लगता है कि हम चुनाव अच्छे खासे वोटों के साथ में जीतेंगे। आप ये कहे कि नागर सिंह चौहान, अनिता जी उनकी पत्नी है, नागर सिंह जी मंत्री भी है,
तो ये तो देखो उनके उनके पिताजी मेरे ख्याल से मंत्री जी के जो पिताजी हैं वो सरपंच है मेरे ख्याल से। उनके परिवार में एक आध और भी कोई है जनपद वनपद में है। उनकी पत्नी जिला जिला पंचायत की अध्यक्षा है और वो स्वयं मंत्री मध्य प्रदेश की सरकार में विधायक के रूप में जीतकर मंत्री बने हैं। पूरा परिवार राजनीति में है। तो लोग आरोप लगाते हैं परिवारवाद परिवारवाद, तो मुझे और आगे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा वो रहने वाले हैं गुजरात की बॉर्डर पर, आई थिंक छोटा उदयपुर। ये रतलाम ये बहुत लंबा इलाका पड़ता है, बहुत लंबा चौड़ा है। तो उस मैडम जो है अनीता नागर सिंह जी चौहान, मैडम को इस वाले इलाके की समझ नहीं है। ये अलग प्रकार की समस्या है यहाँ पर, वो रहने वाले गुजरात के बॉर्डर की है। तो कोई समस्याओं की समझ उनमें कुछ भी नहीं है और वो कैपेबल भी नहीं है। वो एक लोकसभा जो कैंडिडेट होना होता है, वो लोकसभा के कैंडिडेट एक परिपक्व व्यक्ति होना चाहिए। वो भी जरूर है, जिला पंचायत में अध्यक्ष है वो, मगर वो कैपेबल नहीं है। और बीजेपी पार्टी से बिलोंग कर रही है, तो बीजेपी पार्टी तो पूरा देश को खराब करने की कोशिश हुई, भारत के संविधान को खत्म करने के प्रयास किए जा रहे हैं संशोधन के नाम से। बहुत सारी चीजें हो रही जो दबे कुचले आदिवासी दलित पिछड़े उन लोगों के खिलाफ गतिविधियां बीजेपी के माध्यम से होती है। और बीजेपी कैंडिडेट है तो बहुत नीचे है पायदान में। और कांग्रेस से कांतिलाल जी भूरिया है, 5 बार उनको सांसद बना करके और दिल्ली भेजा इस इलाके के लोगों ने, आदिवासियों ने खास करके 5 बार 5 टाइम्स। 2 बार मेरे ख्याल से मंत्री रहे भारत की सरकार में, पूरे देश की सरकार भारत सरकार में। एक बार तो मुझे खुद ही अभी मेरे भी मेमोरी में है, मनमोहन सिंह की सरकार में ये मंत्री थी कैबिनेट के अंदर में। उसका पहले भी मेरे ख्याल से मनमोहन सिंह का वो जो सरकार था 2004 से 2009 वाला, उससे मेरे ख्याल से मिनिस्टर थे इतना। और कई दफा अपने यहाँ विधायक भी रहे, मध्य प्रदेश की राज्य सरकार में भी मंत्री रहे कैबिनेट। इतना कुछ करने के बावजूद भी उनके ही इलाके के अंदर में सबसे ज्यादा बुरा इस दौर से आदिवासी गुजर रहा। फटे कपड़े में मजदूरी करने बाहर जा रहा है, दिहाड़ी करने के लिए बाहर जाता पलायन पे, उनको मजदूरी करने के बावजूद भी पैसा नहीं दिया जाता मजदूरी, इन्हें कुछ अता पता नहीं पड़ता। तो इस बार भारत आदिवासी पार्टी का मतलब कितने वोटों से जीतने की संभावना? मैं विधायक हूँ, एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, मेरी कोशिश रहेगी ज्यादा से ज्यादा वोटों से जीते। लगभग 21 लाख के करीब वोट हैं टोटल वोट्स। उनमें से मान के चलो कि हर दफा 70%, 75%, 75% वोटिंग होती है। आपने देखा होगा ना, पूरे मध्य प्रदेश में हमने यहाँ पर 91% वोटिंग करवाई। कितने? 91 पूरे एमपी में। अब जब हमारी खुद लोकसभा सीट पड़ रही है तो यहाँ पर हम लोग भी ये कोशिश करेंगे 85-90% तक वोटिंग हम कास्टिंग करवाएंगे। 21 लाख में से 90% वोट हम कास्टिंग करवाएंगे। तो ये मान के चलो कि जो ज्यादा वोटिंग करवाएगा वो वोट उसी के पास में जाएंगे। हम ज्यादा मेहनत करेंगे तो हमारे पक्ष में वोटिंग आएगी। तो मेरा ये आकलन है, हम बहुत वोटों के साथ में जीतेंगे। अभी आप बता रहे थे कि बीजेपी आरक्षण की विरोधी है, और ये तो एक कुछ टाइम पहले ये बीजेपी का एक सांसद अनंत हेगड़े करके, उसका एक है ना, और वैसे अभी सबका ये एक टेक भी चल रहा है कि अब की बार 400 पार, और उसका ये बयान था कि अगर 400 पार आ जाती है तो हम आरक्षण खत्म करने का प्लान बना रहे हैं। तो उसके बारे में आपका क्या विचार? नहीं, 400 पार का ये तो आपके 400 पार, तो मेरे को भी समझ में नहीं आया 400 पार व्हाट डज इट मीन। मैं दिल्ली में रहा हूँ, वहाँ मूंगफली और सोयाबीन का तेल नहीं मिलता, वहाँ पे सरसों के तेल की सब्जी बनती है। तो दिल्ली में जरूर सरसों का जो तेल है सब्जी में बनाने वाला, वो 400 से पार है। तो ये 400 पार क्या है? 400 पार उनका ये कहना है कि हम इस बार 400 पार सीटें हम लाएंगे इसमें लोकसभा में। देखिए 47 तो आदिवासियों के लिए रिजर्व है पूरे भारत में, लोकसभा के 47 आदिवासियों के लिए हैं। पूरे भारत के बिल्कुल अशिक्षित अनपढ़ मतलब क्या भिखारी टाइप जो आदिवासी जो लोग इनका जीवन खराब है, उनको भी ये पता है कि ये बीजेपी हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। चाहे आप कोई सा भी कानून उठा के देख लो, सारे कानून जो बनते हैं वो आदिवासियों के अगेंस्ट में बनते हैं। चाहे जमीन अधिग्रहण का देख लो, चाहे फॉरेस्ट का लॉ देख लो, चाहे पैसा कानून में बहुत सारे लूपहोल्स हैं, राइट। चाहे नौकरी का हो, चाहे कोई संविधान में अमेंडमेंट हो, 5वीं अनुसूची का हो, चाहे पैसा का अपने संविधान के अनुच्छेद 244 का क्यों ना हो, और नियम प्रक्रिया जब बनती है सदन के अंदर में, तो सब कुछ आदिवासियों के अगेंस्ट में बनता है। इसलिए आदिवासी सीट्स 47 तो आदिवासियों के पास। इसके अलावा पूरे देश में लगभग 15 ऐसी लोकसभा सीट्स हैं जहां पर आदिवासी लोग हैं, वो जो तय करेंगे वो सांसद जीतेगा। तो 47 और आप 15 जोड़ लीजिएगा, राइट, अबाउट 63-62 एमपीस यहाँ पर बीजेपी पूरी तरीके से हारेगी। और शेड्यूल कास्ट है उनकी बहुत अच्छी खासी, मेरे ख्याल से 80 के आसपास है, 75-80 के आसपास है। तो ये किस आधार पर कह रहे हैं इन दक्षिण भारत में पर जिताएगा कौन? वहां तो अपने क्षेत्र की पार्टी, अपने अपने इलाके की। ईस्ट इंडिया में चला जो वहां का है, उम्मीदवार खड़ा नहीं करी बीजेपी की। इनकी इतनी हैसियत अगर होती तो वहां कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा कर रहे हैं ईस्ट इंडिया में? आपका 7 सिस्टर जिसे कहते हैं ना, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, तो अब ये तो सब बेवकूफ बनाने का काम है। 400-800 ऐसे कुछ। इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर आपके क्या विचार?
मैं इसके ऊपर थोड़ा स्टडी करूंगा। इलेक्टोरल बॉन्ड में अपने कंपनी थी मेगा करके है कोई सी कंपनी, उस कंपनी ने सबसे ज्यादा डोनेशन दिया है बीजेपी को, और उसी कंपनी को सरकार ने बहुत मेरे ख्याल से 2000 करोड़ के आसपास का कोई ठेका वेका दिया। अच्छा, जल जीवन मिशन वाले इसमें कुछ में तो है, बहुत कुछ है इसमें गड़बड़, बहुत बड़े स्तर पर है। मैं थोड़ी स्टडी करके आपके ऊपर बता सकता एक चीज ये कि अभी पहले तो जैसे आप विधायक बने, विधायक बनते हैं बाइक से गए तो काफी चर्चाओं में रहे, फिर गाड़ी ले आए तो कई लोगों ने कहा कि बाइक, पहले बाइक और फिर कुछ टाइम बाद गाड़ी लेके आ गए, और काफी फिर हर विभाग के लोगों के पास जाकर के उनके विभाग की जांच भी करते थे, सब चीज करते थे। और अब कहीं ना कहीं आप बिल्कुल गायब से हो गए, कई सारे केसेस भी आपके ऊपर हो गए। मैं अपने क्षेत्र में हूँ, और मैंने क्या सिस्टम थोड़ा चेंज कर दिया। मैं एक दिन में कम से कम 3 से 4 पंचायत में जा रहा हूँ, एक दिन में 3 से 4 पंचायत में मैं जा रहा हूँ। तो आप ये तो मुझे कह नहीं सकते हो कि मैं गायब गायब से अपने क्षेत्र में। मैं भोपाल जरूर जाता हूँ विधानसभा, लेकिन वापस आ जाता हूँ। मैं अपना क्षेत्र में लगातार हूँ। आपको सोशल मीडिया पर नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि कमलेश्वर गायब है। तो लोगों का कहना है कि वो जो केस अभी हुआ था डॉक्टर तपन राय वाला, उसके बाद से बहुत सारे केस हुए, और उसमें हालांकि आपकी जमानत वगैरह भी हो गई है, तो उसके बाद से आप कहीं ना कहीं से बिल्कुल शांत होकर के बैठ गए, तो इसका क्या कारण? देखिए, मेरे खिलाफ पहले भी झूठे मुकदमे बहुत हुए हैं, मैंने हार नहीं मानी। ऐसे कई पुलिस वाले मैंने देखे यहाँ पर, पिछले 10 सालों से मैदान में हूं मैं। 2015 से 9 साल हो चुके हैं मैं इसी जिले में लगातार सक्रिय रूप से काम कर रहा हूँ। उसके लिए मुझे चाहे जेल में जाना पड़े, चाहे पुलिस की लाठी खानी पड़े, चाहे लोगों की गालियां सुनना पड़े, चाहे मुझे लोगों की हत्या तक की जो साजिश लोग बनाते हैं ना, रचते हैं हत्या करने की, उनका भी सामना क्यों ना करना पड़े, राइट। तो मैं लगातार लड़ता आ रहा हूँ। आपने वो डॉक्टर का जो बता रहा, वो डॉक्टर नहीं है, वो फर्जी तरीके से अस्पताल चला रहा था, उसके अगेंस्ट में शिकायत थी। शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। मैं धरना देने के लिए गया था। आप पढ़े लिखे होंगे, आप जब इसको आप भले एडिट करेंगे, ये आप देख सकते हैं, ये एसडीओपी मतलब 4-5 थानों का काम देखने वाला जो अधिकारी होता है उसको कहते हैं एसडीओपी, सब डिविजनल ऑफिसर। हाँ, लोक सूचना अधिकारी भी है, लेकिन पुलिस में इसकी पोस्ट है एसडीओपी। ये उसकी अधिकृत सूचना है। इसमें यह लिखा है कि 23/2/2024 को विधायक कमलेश्वर डोडियार ने फर्जी तरीके से अस्पताल चलाने वाले बंगाली व्यक्ति तपन राय के अस्पताल के बाहर गेट पर धरने पर बैठ रहा है, और हमने 3 पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात किए थे। अच्छा, तो आप इन्फॉर्मेशन देख के बैठे हो? हाँ हाँ, ये अधिकृत है ये। मैं जब धरने पर बैठा हूँ कार्रवाई करवाने के लिए, अंदर डॉक्टर जा रहे, डॉक्टर की टीम जा रही है, अंदर लिखा पढ़ी करी, अस्पताल उसका चल रहा है, तो केस तो फर्जी है। अब जब ऐसे फर्जी केस मेरे खिलाफ लगातार भी अगर होते रहेंगे तो मैं क्या डर जाऊंगा क्या? अगर ऐसा होता तो मैं ये चुनाव लड़ता ही नहीं ऐसे डर के मारे से। तो बहुत देखे मैंने ऐसे पुलिस वाले और ऐसे एसपी। तो मैंने ये जरूर है कि मेरे विधायक बनने के बाद में, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं कानून जानता हूं। जिन कानून को मैं नहीं पढ़ा वो भी मैं लगातार अपडेट रहता हूं। मैं नए नए पर्यावरण में कानून बनते मैं उनको भी पढ़ता रहता हूं। तो इस प्रकार पुलिस वाले मेरे को डराने की कोशिश करेगा तो ये हरगिज नहीं चल पाएंगे। ये जरूर है कि पुलिस वाले एक्शन का शिकार बन जाएंगे, अदालत में इनको खड़ा होना पड़ेगा। ये पुलिस वाले जरूर जेल में जा सकते हैं जो मेरे खिलाफ मुकदमा करते हैं। अभी 2 दिन पहले बाजना में किसी सुना था हमने इस न्यूज़पेपर के माध्यम से कि भी बाजना में किसी युवक की पिटाई हुई, फिर यहाँ से आपके ही कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव करा और उनके खिलाफ कुछ मुकदमा हुआ, तो उसमें आपका क्या रिएक्शन? देखिए, मैंने फिर वही वाली बात कह रहा हूँ, मेरे भी बहुत सारे काम कानूनी तरीके से चल रहे हैं। 90% काम मैं कानूनी तरीके से करता हूँ, 10% काम मैं अपने इलाके में सामाजिक तरीके से करता हूँ। मैं भी आपको सोशल मीडिया पर नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले एक आदिवासी समाज के लड़के के साथ में अपर कास्ट मतलब सामान्य कास्ट के लोगों ने उसके साथ मॉब लिंचिंग की है। अच्छा, मॉब लिंचिंग का मतलब होता है एक भीड़ मिल करके और किसी की हत्या करने की कोशिश करती, इसको मॉब लिंचिंग कहते हैं। एक व्यक्ति की मॉब लिंचिंग होती है और उस मॉब लिंचिंग के खिलाफ वो व्यक्ति, उसके परिवार के लोग पुलिस स्टेशन पर जाते हैं, तो पुलिस उसको बंधक बना लेती है बाजना पुलिस स्टेशन में, फिर एफआईआर दर्ज नहीं करती है। और ठीक 1 आध घंटे बाद में वही मॉब लिंचिंग करने वाले करीब 150 लोग उसी पुलिस स्टेशन पे इकट्ठा होते हैं, हंगामा मचाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, पुलिस पर दबाव बनाते हैं राजनीति का। तो वहां पर कोई कानून का उल्लंघन नहीं होता। मॉब लिंचिंग करने वाले, अपराध करने वाले लोग पुलिस स्टेशन को घेराव करते हैं, वहां पर 181 की एक्शन नहीं होती। और जब पुलिस अधीक्षक एसपी का आपने सुना होगा ना बाइट में क्या बोल रहे हैं पुलिस अधीक्षक, वो कह रहे थे कि उन्होंने 144 का उल्लंघन करा वो ये कह रहे बिना हैं, इन्फॉर्मेशन के। वो ये कह रहे हैं कि किसी व्यापारी का सामान दुकान पर ढूल गया था तो वो अपना सामान ठीक कर रहा था और धक्का मुक्की कर रहा था। तो मैं कानून पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं किसी ऐसे खूब एसपी देखे मैंने, मैं नहीं डरने वाला आदमी हूँ। कई जेलें काट रखी मैंने, तो हत्या की साजिश भी मेरी हो चुकी, मैं नहीं डरता, मालिक का बंदा हूँ। जो मेरे खिलाफ साजिश रचता है वो जरूर उसका शिकार हो जाता है। एसपी पुलिस अधीक्षक ये कहता है
कि वो एक अपर कास्ट के लोग व्यक्ति का, जैन परिवार के आदमी का सामान ढुल गया था लड़ाई झगड़े में, और सामान इकट्ठा कर रहा था, धक्का मुक्की करके अपना सामान सुधार रहा था, जबकि वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा कि इतने सारे लोग मिल करके और उसकी बुरी तरीके से पिटाई कर रहे थे। इसको कहते हैं मॉब लिंचिंग। तो मॉब लिंचिंग करने वाले अपराधियों की वो आश्रय दे रहे थे, उनके समर्थन में उतरे थे। अब इस घटना के लिए हम लोग अदालत की तैयारी तो कर ही चुके हैं, सारी चीजें हमने इकट्ठा कर ली है। पुलिस सबूतों को छिपाएगी, लेकिन हम जमीन के अंदर 7वें आसमान के ऊपर से भी सबूत लेकर के इकट्ठा कर लेंगे। हम अदालत के अंदर में खड़ा करेंगे हम लोग। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बहुत है भारत देश के अंदर में। आपने सुना होगा मानवाधिकार 1, अनुसूचित जनजाति आयोग 2, राइट। इसके अलावा और भी बहुत सारी बेहिसाब ऐसी एजेंसीज हैं जो इनके ऊपर में कंट्रोल करेगी। पुलिस तो बहुत नीचे है, इसके ऊपर एक से एक एजेंसी। तो हम लोग ने अदालत को इसकी पूरी तैयारी कर दी कि बाजना के अंदर में हमारे एक व्यक्ति के साथ मॉब लिंचिंग हुई। मॉब लिंचिंग करने वाले, हमला करने वाले, जानलेवा हमला करने वाले लोगों के साथ यहाँ की पुलिस खड़ी है। और जो फरियादी था, फरियादी को आरोपी बनाने के लिए कोशिश हुई, उसको बंधक बनाया। और हमारे ही समाज के लोग जब पुलिस स्टेशन पे गए पूछने के लिए एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रहे हो, हमारे जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मुकदमा किया 186 का। और उसके एक दिन पहले 150 लोग जो मॉब लिंचिंग हमला करने वाले लोग, उनके खिलाफ में इनने कुछ नहीं किया। अच्छा। उनको बचाया, उनको चाय पानी करवाया वहां पर हंगामा करने के दौरान। तो मेरे खिलाफ भी मुकदमा किया था, अभी झूठा मुकदमा। मैंने आपको बता दिया कि मुकदमा कितना सच्चा, 1 करोड़ मांगने वाला। मेरे खिलाफ भी इन्होंने मुकदमा किया, निश्चित तौर पर आदिवासियों की आवाज को दबाने के लिए, हमला करने के लिए, आदिवासियों की जान लेने की कोशिश यहाँ रतलाम पुलिस के द्वारा हो रही। हर गिज, चाहे किसी भी शक्ति लगा ले, पूरी देश और दुनिया की शक्ति लगा ले, मेरे यहाँ पर कोई भी पुलिस का अधिकारी सक्सेस ना हो पाएगा। अच्छा, तो आप मतलब आदिवासियों के हित के लिए उनके साथ में खड़े हैं? सर, मैं विधायक बनाऊं तब से इस इलाके के अंदर मैं काम कर रहा हूं कि मेरे इलाके के अंदर में अवैध काम नहीं होने दूंगा। अब इसमें पुलिस वालों की, एसपी की, जिनको जो भी है वो कमीशनबाजी होती है ना, सप्ताह वसूली करना, दारू वालों से पैसा लेना, अवैध तरीके से दारू। मैंने कहा था ना कि भाई शराब की बिक्री ऐसी होती है आदिवासी इलाके में कि दूध वाले दूध बेचते नहीं बेचते हैं, उस तरीके से मोटरसाइकिल पर दारू की पेटियां बोरों में भर भर के और सप्लाई की जाती है। मैं उसके खिलाफ आवाज उठा रहा हूँ। तो अब वो धीरे से वो गलत व्यापार, गलत कारोबार इनका रुका, तो इनका जो पैसा जा रहा था कमीशन पुलिस वालों का वो रुक गया। तो इनको लगा कि यार ये तो जीतने के बाद में बोले हमारा डिस्टर्बेंस हो रहा है। पर इनको याद रखना चाहिए, चाहे वो पुलिस का अधिकारी हो, चाहे कोई सा भी अधिकारी हो, चाहे पटवारी क्यों ना, किसी भी लेवल का अधिकारी, अफसर हो सरकारी नौकरी में, इतना पैसा आप लूट करके ले जाओगे तो आप जहां 7वें आसमान के ऊपर जमीन के अंदर गाड़ कर भी डालोगे वो पैसा, तो भी हम ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से निकलवा लेंगे, अदालत से निकलवा लेंगे। हम यहाँ रतलाम जिले का पैसा अगर कोई भी लेके बाहर जाएगा, चाहे कोई भी अधिकारी, हम लोग उसको निकलवा लेंगे। तो आप जैसे कानूनी कार्रवाई करके वो शराब वगैरह बंद करवाने की बात कर रहे हैं, एक आदिवासियों में जैसे एक डीजे है, शराब की जो आजकल के युवा भी कहीं ना कहीं इस चीज में सामाजिक एक तरह से बुराई है ये, तो इस चीज को खत्म करने के लिए अपने लेवल पर, अपने पार्टी के लेवल पर आप एक विधायक है, तो इसके लिए आप क्या काम कर? मैंने खुद भी, ये लोग क्या करते हैं, पुलिस स्टेशन के बहुत आसपास में इनका एक ग्रुप रहता है डीजे वालों का, 15 डीजे, 20-20 डीजे पुलिस स्टेशन के आसपास ही ले जाकर के खड़े कर देते हैं ये लोग, राइट। इसका मतलब साफ साफ है कि वहाँ पुलिस इनको सपोर्ट कर रही है। कोई सा भी पुलिस स्टेशन ले लो, अभी हम लोग बैठे हैं शिवगढ़ में, ये शिवगढ़ के जस्ट पास में पुलिस स्टेशन पड़ता है, इसके जस्ट पास में पड़ता है रावटी रोड। यहाँ पर आपको 10 से 15 डीजे भी मिल जाएंगे, राइट। बाजरा के अंदर में है, वहां कुशलगढ़ रोड पर आपको डीजे मिल जाएंगे, जहाँ भी नया बस स्टैंड चालू करा मिल जाएंगे। सरवन में बांसवाड़ा रोड पर आपको डीजे मिल जाएंगे, 15-15, 20-20 डीजे पड़े हुए हैं। अब ये बताइए किसके इशारों पर, किसके सहयोग से, किसके आश्रय से ये डीजे चल रहे हैं? और ये डीजे चल रहे मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका उल्लंघन है। अपने इनको बंद करवाने के, बिल्कुल बंद करवाने का हमने लगातार प्रयास हमारे जारी हैं। कुछ डीजे हमने पुलिस स्टेशन पे अदालत की तरह कानूनी तरीके से हमने अंदर बंद भी करवाए हैं, लोग जमानत करवा कर लेके जाते हैं, और इसमें लोगों का नुकसान भी होता है डीजे वालों का। और इस डीजे से समाज गलत गतिविधियों में मुर्दा, गलत गतिविधियों का शिकार होता है। जैसे डीजे बजने से कुछ की एक आदमी मौत भी हुई थी, ऐसा भी हमने सुना है। और डीजे पूरी रात बजते हैं तो उसका पूरा गांव डिस्टर्ब होता है। और डीजे बजने के दौरान जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं गांव आसपास के गांव वाले, वो भी डिस्टर्ब होते हैं पूरी रात। इससे बहुत नुकसान है डीजे से। तो हम तो डीजे बंद करने के पक्ष में हैं। और मैं नया विधायक हूँ, सिर्फ 4 महीने होने वाला, मैं अपने तरीके से काम कर रहा हूँ। हर हाल में डीजे बंद करवा दूंगा मैं अपने इलाके में। एक चीज ये, जैसे आपने बोला कि कई सारे घर बर्बाद हो रहे हैं, तो ऐसा हमने इधर सुना था कि तलावड़ा करके रावटी के पास में एक बांध बन रहा है, वहां से कई परिवार विस्थापित हो रहे हैं और लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाह रहा हूँ? तलावड़ा, देखिए वो तलावड़ा डैम बनेगा वहां पे, करीब 250 करोड़ के आसपास का राशि सैंक्शन है, हुआ है, और मेरे ख्याल से भी काम चलने वाला है। और वहाँ मेरी विधानसभा क्षेत्र का एक गांव बाधित हो रहा है, उसमें मैं अभी कोशिश करता हूँ उस गांव में जाऊंगा, लोगों से मिलूंगा, कितने वहाँ पे जमीनें जा रही हैं उस डैम में। पहली बार कोशिश ये करेंगे कि वो डैम नहीं बनना चाहिए, अगर ज्यादा नुकसान हो रहा हो तो। अगर टेंडर वगैरह भी हो गए, बता? हाँ, टेंडर वेंडर हो गए हैं।
हमारी ओर से पहले आपत्ति है, जब तक हमारी आपत्तियों का निराकरण नहीं होता तब तक हम लोग डैम चालू नहीं होने देंगे। एक चीज, आप मंडी के कुछ लाइसेंस कुछ युवकों का आप बनवा रहे हैं, तो कैसे बनवा रहे हो? वही प्रक्रिया है, आवेदन देना होता। अभी आप हम बाहर अब से भी आए एक व्यक्ति जो पीला गमछा जिन्ना डाल रखा था, उन्होंने भी दुकान डाल ली है लाइसेंस लेकर के, शानदार उसकी दुकान चल रही है, गेहूं की खरीदी हो रही है, उसने भी कुछ कपास भी खरीदा है। अब जैसे अभी सीजन आएगा, जो भी सीजन आएगा वो सब खरीदारी करेगा। मुझे कम से कम 10 से 15 मुझे बनाने हैं, 10 से 15 व्यापारी आदिवासियों के, ताकि हमको किसी और की दुकान पर बेचने नहीं जाना पड़े, तो वो तो चलेगा हमारा काम काज। तो सिर्फ आदिवासियों का ही भला कि अन्य समाज का भी भला करें? नहीं, जो आदिवासियों को लगातार ठगेगा, लूटेगा, उसका यहाँ पर व्यापार व्यवसाय दुकान नहीं चलेगा, वो खुद ही यहाँ से भाग जाएंगे। और जो आदिवासियों के साथ अच्छा व्यवहार बनाया कर रखेंगे, आदिवासियों के साथ छल कपट नहीं करेंगे, ठगेंगे नहीं। अभी जैसे तराजू में ये ठग लेते हैं, 2-2 किलो एक उसकी साड़ी का वजन का, आदिवासी लोग साड़ी में या धोती में कपास बांध कर ले जाते हैं, 2-2 किलो वजन काट ले जाते हैं, जबकि एक धोती या साड़ी का वजन होता है 200-250 ग्राम, 2-2 किलो आप लोग वजन काट रहे हो वहां पे। ऐसी ठगी होती है, इसलिए नाराजगी है समाज के अंदर में। और दूसरा, ये लोग रेट नहीं देते हैं वाजिब। तीसरा, ये लोग अगर आप कपास खरीदते हैं, आप मान लो लाइसेंस आपके पास में खरीदारी के अनाज का, आपके पास में अगर मैंने कपास आपको बेचा, कोई भी उपज बेची कृषि की, आपको मुझे रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, आपको मेरा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि फलाना किसान मेरे पास में आया था। ये कोई रिकॉर्ड रखते नहीं, क्यों? क्योंकि आपको टैक्स की चोरी करना है और आपको उचित दाम देना नहीं है। अगर आप उचित दाम दोगे तो आपको चिट्ठी देनी पड़ेगी बना करके, उसे पकड़ में आ जाएगा। आप चिट्ठी दे ही नहीं रहे, मतलब आप लोगों को उचित दाम नहीं दे रहे हो, ठग रहे हो आप लोग। आप मंडी में कपास खरीदने जाते नहीं। तो इसमें जैसे पहले के जो व्यापारी वो नाराज होकर फिर इस नाराज होंगे, तो इस लोकसभा चुनाव में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे? नहीं, आदिवासियों का इससे कोई फर्क नहीं पड़े। व्यापारी लोगों की 2 पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, राइट। अब इतने समय से इनकी दोनों की पार्टियां चल रही है, व्यापारी लोगों की। अब जब मैं विधायक बन गया हूं, इसका मतलब मैं व्यापारिक पार्टी का नहीं हूं, है? हाँ, मेरा समाज भी व्यापार करेगा, आदिवासी भी व्यापार करेगा आदिवासी। अभी दो दिन पहले गुजरात गए थे और भारतीय ट्राइबल पार्टी के संस्थापक संरक्षक छोटू भाई वसावा वो पार्टी में शामिल और उसमें आप भी मौजूद थे, तो क्या बातचीत और किस विचारधारा से प्रभावित होकर के वो हमारी पार्टी में शामिल हुए? देखिए, छोटू भाई वसावा उन्होंने 40 साल तक बेहिसाब संघर्ष किया। एनकाउंटर की तैयारी हुई उनकी, पूर्व मुख्यमंत्री उनके पीछे पड़ गए थे तब 1993 में। मुख्यमंत्री उनके पीछे पड़ गए, तत्कालीन मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल करके हैं। छोटू भाई वसावा और इसके पूरे परिवार, बच्चे से लेकर के एक का हत्या कर दो, ये जानकारी मुझे मिली है। अच्छा। एनकाउंटर की इतनी साजिश, इस प्रकार की साजिश रची, मुख्यमंत्री जैसे लोग पीछे पड़े हो, वहां के भूमाफिया पीछे वो पड़े हुए, वहां के व्यापारी सुपारी देकर के मरवाने कई दफा कोशिशें हुई, उसके बावजूद भी वो व्यक्ति झुका नहीं, आदिवासियों के लिए लड़ता रहा। 5वीं अनुसूची की जानकारी सबसे पहले छोटू भाई वसावा ने दी पूरे भारत के आदिवासियों को। अच्छा। आज अगर कोई आदिवासी वर्ग से भारत के संविधान में आदिवासी अधिकारों को बहुत अच्छा क्यों ना जानने वाला हो, सबसे पहले पूरे भारत के आदिवासियों को 5वीं अनुसूची आदिवासी अधिकारों की चर्चा सबसे पहले छोटू भाई वसावा ने की। बेल प्रदेश की मांग सबसे पहले छोटू भाई वसावा ने उठाई। आजाद भारत में बेल प्रदेश की मांग सबसे पहले उस शख्स के ने उठाई। तो 7 बार वहां से विधायक भी रहे हैं और पार्टी को भी, ये भारतीय ट्राइबल पार्टी को बनाने वाले भी वो हैं, तो फिर उस पार्टी को 7 बार विधायक रहने के बाद भी फिर क्यों छोड़ा? देखिए, भारतीय ट्राइबल पार्टी के महेश भाई वसावा हैं, वो महेश भाई वसावा उनकी अपनी समझ और उनकी अपने जो विचारधारा, अपना जो ठीक लगा होगा, उनको लगा कि बीजेपी में रहकर मैं ज्यादा सेवा कर लूंगा, तो वो चले गए उनकी पार्टी में। अब चूंकि बीटीपी का सारा लोग बीएपी में मर्ज हो चुका, कितने खुशी की बात है, पूरा बीटीपी बीएपी में मर्ज हो चुका। और एक ऐसा वेटरन लीडर जिनकी कोई कल्पना नहीं कर सकते वो कितना महान व्यक्ति है छोटू भाई वसावा। अगर वो भारत आदिवासी पार्टी में आते हैं, पार्टी ने उनको सबसे ऊंची पायदान पर बैठाया, संरक्षक, हम आपके संरक्षण में फैलेंगे, आपके संरक्षण में आदिवासियों को जागरूक करेंगे, आपके संरक्षण में हम लोग सदनों के अंदर में लड़ेंगे और झगड़ेंगे सत्ता से। तो उनका मार्गदर्शन मिलना बहुत। फिर अभी लोकसभा चुनाव में भारत आदिवासी पार्टी के कितने उम्मीदवार पूरे देश में उतार दिए? देखिए, 47 तो रिजर्व है एसटी के लिए, राइट। हमारा कभी नया पार्टी है, फिर भी लगभग 10 राज्यों में भारत आदिवासी पार्टी का विस्तार हुआ है। शेड्यूल 5 वाले जो आदिवासी राज्य वहां पे, ईस्ट इंडिया में 6ठी अनुसूची होती, पश्चिम भारत में बंगाल से उधर पे, तो 10 राज्यों में बहुत कम समय पार्टी फैला है। लगभग 35 से ज्यादा सीट्स पे भारत आदिवासी पार्टी के कैंडिडेट्स चुनाव लड़ेंगे। आगे की कमलेश्वर डोडियार जी विधायक साहब की क्या रणनीति है अभी लोकसभा चुनाव को लेकर के,
फिर इस विधानसभा में कुछ नए काम को लेकर के क्या अभी क्या सोच रखा है? मेरी विधानसभा के अंदर में मैं एजुकेशन पर फोकस कर रहा हूँ। एक एक स्कूल के अंदर में क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जाना चाहिए। बच्चों के गुणवत्तापूर्ण इट मीन्स व्हाट? गुणवत्तापूर्ण का मतलब होता है, जैसे मान लो छठी कक्षा है, उसमें छठी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे के 6 विषय होते हैं कम से कम, है ना? तो अब जब 6 विषय हैं तो एक दिन में 6 विषय पढ़ने होंगे, उसमें 6 पीरियड लगेंगे। तो गुणवत्ता का मतलब होता है हर रोज 6 पीरियड लगे और टीचर पढ़ाए, टीचर लिखवाए, बच्चा लिखे और बच्चा फेयर कॉपी बनाए, राइट? और हर 7 दिन में, यानी कि शनिवार को या सोमवार को या जिस भी दिन शिक्षक को उचित लगे, बच्चों को उचित लगे, 7 दिन में एक बार टेस्ट हो, बच्चे पढ़े, बच्चे क्वेश्चन और आंसर याद करे, बच्चों में एक समझ विकसित हो, हम पढ़ क्यों रहे, पढ़ने का फायदा क्या है, बच्चों की राइटिंग बढ़िया बने, इसको कहते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। अभी तक के आदिवासी इलाके में क्या हो रहा था पता है? 12वीं पढ़ने वाले बच्चे भी फेयर कॉपी नहीं बनाते, रफ कॉपी बना। अब समझ जाओ, उनकी फेयर कॉपी देखेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसे ऐसे मिलेगा, कुछ नहीं। इतने बुरी एजुकेशन है यहाँ पे सिस्टम। मैं इसको सही करूंगा, बच्चों के पेरेंट्स से बात करूंगा। अगर मैं इस पर अभी काम करूंगा तो मुझे 5 साल 10 साल बाद रिजल्ट मिलेगा मेरी सोसाइटी। दूसरा, मेरे इलाके में मैं अवैध काम नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं मालिक का बंदा। मालिक का बंदे का मतलब होता है जो इस पूरी धरती के ऊपर में लोगों को एक सही रास्ता बताने की कोशिश कर रहा, दबाए कुछ लोगों के लिए जो लड़ रहा है, उसको मालिक का बंदा कहते हैं। जबरदस्त कुदरत का मेरे साथ में उसका सहयोग है, मैं डरने वाला आदमी नहीं हूं। और मेरे इलाके में जो भी अवैध काम होंगे मैं नहीं होने दूंगा, चाहे अवैध काम करने वाला एसपी हो, चाहे कोई थाना अधिकारी हो, चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी हो, चाहे कितना भी बड़ा नेता हो, एक्स एमएलए हो, चाहे किसी आर एस पड़ोस का कोई एमएलए हो, चाहे कोई एमपी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे मंत्री हो, कोई कैबिनेट का हो, चाहे भारत सरकार का, मैं किसी के भी अवैध काम नहीं चलने दूंगा। चाहे कोई व्यापारी क्यों अवैध काम क्यों नहीं कर रहा, मैं नहीं चलने दूंगा। मैं मरने के बाद वापस जिंदा हो जाने वाला आदमी, इतना कॉन्फिडेंस है। तो ये मेरे को डराने की कोशिश कर रहे हैं अवैध काम करने वाले, मैं नहीं डरने वाला हूँ, अवैध काम रोकूंगा मैं। दूसरा, मेरे इलाके में जो बुनियादी समस्याएं हैं, बहुत सारे गांव में आज भी पीने का पानी नहीं है, उसके इंतजाम में कर रहा हूँ। अभी एक व्यवस्थित तरीके से काम कर रहा हूँ, किस गांव में कितने मकान है और कौन से घर का व्यक्ति पानी पीने कहाँ जाता है, इस तरीके से मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो अंत में हमारे चैनल के जो दर्शक है और यहाँ के विधानसभा के, लोकसभा के और जितने भी लोग हैं, उनको आपकी तरफ से मैसेज? मेरे पास आपके लिए भी मैसेज है, आपके व्यूअर्स के लिए मैसेज है। सज्जन भाई की सपोर्ट करो। जिस प्रकार मैं एक बहुत गरीब व्यक्ति आज भी हूं, मैं धीरे धीरे सब परिस्थितियां ठीक होगी। बहुत गरीब स्थिति से मुझे लोगों ने दुआओं से और सपोर्ट से विधायक बना दिया। सज्जन भाई का सपोर्ट करो, इस व्यक्ति का खूब वीडियो देखो, इनकी पूरी टीम का मदद करो पूरे भील प्रदेश में। और दूसरा, सज्जन भाई की टीम के लिए ये मैं क्या कहना चाह रहा था, आदिवासी भाषा में भी थोड़ा थोड़ा चालू किया जाए, मिक्स में, हिंदी और भीली में, दोनों जगह अगर होंगे तो बढ़िया रहेगा। तो अभी आपसे एक शुरू कर देते हैं। तो अब कमलेश्वर डोडियार काल तक हो करेगा, मतलब अटे ये जो सारी मेरा केस चल लिया, लोग परेशान कर दिया है कि कमलेश्वर डोडियार तो पुलिस पाको बीच जो कह रहा भाई जो काल क्यों करेगा? लिस्ट बन गई है, कौन कौन फड़ा पड़ी रही बनाने भी, और वणागन लगातार जा रही हूँ। जो मनक प्रताड़ित है, परेशान थी रही है, ठगी रही है, लुटी रही है, लगातार वणागन है। पण यो थको आदमी हूँ, ग्रेजुएट हूँ, अंग्रेजी होत बनना बोट जानो हनते, तो कानूनी कार्रवाई बढ़िया चल रही है, 1 नंबर सुपर फास्ट, शानदार काम चल रही है अपना। मतलब जो मार थकी टकराएगा, तहस नहस। तो ये थे सेलाना से विधायक श्री कमलेश्वर डोडियार जी। और कई सारी जो आपके मन में क्वेरीज थी कि ये इनकी कहीं ना कहीं थोड़ी सी नाराजगी है, उदासीनता है, ये इनका ये कहना है कि मैं अभी सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, उसमें नहीं आ रहा हूँ, लेकिन जमीनी तौर पर धरातल पर मैं हर व्यक्ति से जुड़ रहा हूँ, हर व्यक्ति के लिए काम कर रहा हूँ और उसी जो जुनून के साथ में मैं काम कर रहा हूँ। और ऐसा कैसा इस लोकसभा में बालू सिंह जी गामड़ के लिए भी उन्होंने कहा कि अन्य पार्टियां जो है जिस तरह से उन्होंने काम किया, उन पार्टियों से लोग परेशान हो चुके हैं और हमारी जो भारत आदिवासी पार्टी है वो लाखों वोटों से जीतने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जो बातचीत है उसमें आपको क्या लगा, आप क्या विचार रखते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और बहुत बहुत जैसा इन्होंने मेरे लिए निवेदन करा है, खूब कमेंट कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, थैंक यू सो मच, नाइस।